व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, ग्रो अपना आईपीओ लेकर आ गए हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रो जो है वो इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में। ग्रो के मदद से आप स्टॉक्स में, ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड्स में एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं या अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जब ग्रो अपना आईपीओ लेकर आ गई है तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। क्या यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी हम पैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रो का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ग्रो क्या क्या काम करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे, इस आईपीओ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे एंड फाइनली अपने ओपिनियन में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही आईपीओ ब्रेकडाउन पसंद है। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो 12 नवंबर हो सकती है। इश्यू साइज जो है वो 6632.30 करोड़ का है, जिसमें से 1060 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है एंड 5572.30 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 95 से 100 रुपीज पर शेयर का है एंड 150 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए केवल 10% का ही कोटा रखा गया है, QIB के लिए 75% एंड HNI के लिए 15% का कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक लॉट की प्राइस होगी 15,000 रुपीज एंड अगर आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,95,000 आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रो के बारे में कि ग्रो आखिर काम क्या करते हैं। सो ग्रो, जिसका ऑफिशियल नेम बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर लिमिटेड है, एक बेंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिसको 4 एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज ने स्टार्ट किया था, ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल एंड नीरज सिंह। ग्रो जो है वो एक लीडिंग डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म आपको मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, IPOs एंड FNOs। इसके अलावा ग्रो कुछ वैल्यू एडेड फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग टूल्स, न्यू फंड ऑफर्स एंड क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। जून 2025 तक ग्रो के पास लगभग 18 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। कंपनी का 25.8% मार्केट शेयर है और न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग में जून 2024 से जून 2025 तक जो उसको इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स में से एक बनाता है। अब अगर हम इसके सेक्टर का एनालिसिस करें, इंडस्ट्री एनालिसिस करें, तो जो सेक्टर है वो अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। केवल 16 to 18% इंडियन एडल्ट्स के पास यहाँ पर डीमैट अकाउंट है, जबकि यूएस में 62% लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। और अगर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो डिजिटल अडॉप्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, मार्केट पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पर है एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं जो इस इकोसिस्टम को बूस्ट देता है। कंपटीशन की बात करें तो ज़ीरोधा इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो कि कई समय तक नंबर 1 ब्रोकर रहा, लेकिन ग्रो ने उसको सरपास कर लिया। और उसके बाद 3rd नंबर पर आता है एंजल वन, फिर आता है अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा, ये भी कुछ इनके कॉम्पिटिटर्स हैं और इस सेक्टर में काफी एग्रेसिव कंपटीशन है। यहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क भी है क्योंकि सेबी ने नए रूल्स बनाए हैं जिसमें FNO ट्रेडिंग और कंप्लायंसेस नॉर्म्स लाए हैं, जिस वजह से जो ब्रोकिंग कंपनी है उसमें शॉर्ट टर्म प्रेशर आया हुआ है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरता है तो जो कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो वनरेबल हो जाता है। आइए इनके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टॉप लाइन को देखें तो स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ है। रेवेन्यू जो है वो 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, मतलब कंपनी ने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स दोनों में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY24 में ये कंपनी जो है उसने लॉस रिपोर्ट किया था एंड उसके बाद FY25 में 1824 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो मैसिव टर्न अराउंड है। लेकिन अगर आप इसको और डीपली स्टडी करेंगे, इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि FY24 में कंपनी ने इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों किया है। कई बार आईपीओ आने से पहले लंबे समय से चल रही लॉस मेकिंग कंपनी सडनली प्रॉफिटेबल हो जाती है, जैसे कि हमने लेंसकार्ट के केस में देखा था। लेकिन अगर आप इस आईपीओ में ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कंपनी हमेशा से प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन FY24 में एक्सेप्शनल चार्जेस की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का परफॉर्मेंस खराब रहा है। FY24 में ग्रो ने एक्चुअली अपने कोर बिजनेस से 535 करोड़ का रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। अप्रॉक्स 18 to 20% मार्जिन था यहाँ पर, लेकिन कंपनी ने 1340 करोड़ का वन टाइम टैक्स पे किया है यूएस से इंडिया में शिफ्ट होने के लिए। डेलावेयर में कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसके बाद बेंगलोर में शिफ्ट हुई और यहाँ पर डोमिसाइल चार्ज लगा है। ये एक नॉन कैश एक्सेप्शनल चार्ज था
मतलब बिजनेस तो प्रॉफिटेबल था लेकिन अकाउंटिंग की वजह से यहाँ पर लॉस दिखाना पड़ा है। FY23 में ग्रो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था और इसने 458 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट किया था विद 40% मार्जिन। FY24 का जो लॉस है वो एक सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, अगर उसे एक्सक्लूड कर लेते हैं तो रियल प्रॉफिट जो है वो 1314 करोड़ का है, इवन हायर देन FY23। और FY25 में जैसे हमने देखा है कि 1824 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। सो सडनली यहाँ पर कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ है, EBITDA मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है, बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रेंथन हुई है, नेटवर्क लगभग डबल हो गया है, स्लाइड राइज हुआ है डेट में, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.1 से नीचे है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अभी स्टेबल है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। एंड FY26 का जो Q1 है उसका मोमेंटम भी बना हुआ दिख रहा है, रेवेन्यू 948 करोड़ का हो गया है, प्रॉफिट 378 करोड़ का हो गया है, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को हमें दिखाता है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अगर इसके वैल्यूएशन को चेक करें तो इसका जो P है वो 33.8 टाइम्स है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.6% है, EBITDA मार्जिन 61% है, प्रॉफिट मार्जिन 45% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.25 टाइम्स है और इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी है वो 0 है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो एक्टिव क्लाइंट के मामले में जो है वो ग्रो नंबर 1 है एंड 48% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है। इसके बाद एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, ICICI सिक्योरिटीज है, IIFL है एंड न्यूवामा है। ये सभी लिस्टेड कंपनीज हैं जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड अगर हम पी रेशियो की बात करें तो इसका जो पी है वो पीएस के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 11.76 टाइम्स है। बाकी सभी जो कंपनीज हैं उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो कम है, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज का प्राइस टू बुक वैल्यू 27.6 टाइम्स है। सो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में। एंड रेवेन्यू के मामले में मोतीलाल ओसवाल जो है वो नंबर 1 है, उसके बाद ICICI सिक्योरिटीज है, उसके बाद यहाँ पर एंजल वन है एंड उसके बाद 4th नंबर पर ग्रो आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 37.6% है, ICICI सिक्योरिटीज का रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर हाईएस्ट है एंड सेकंड नंबर पर यहाँ पर ग्रो आता है। सो ग्रो की वैल्यूएशन थोड़ी सी प्रीमियम है बट स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अब आइए इस IPO के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। सो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अभी चल रहा है 16.7 रुपीज, मतलब यहाँ पर 16.70% का गेन होने की संभावना है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इस IPO के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर या फिर स्ट्रेंथ एंड रिस्क पर। तो अगर ग्रो की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो मार्केट लीडर है एंड 25% से भी ऊपर का इसका मार्केट शेयर है। यहाँ पर जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली है और उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो इम्प्रूव हुई है, EBITDA मार्जिन भी ज़बरदस्त है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़बरदस्त है, टेक एज है, यहाँ पर 100% डिजिटल सेटअप है, इसके अलावा AI ऑटोमेशन एंड स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी है, इकोसिस्टम प्ले है, ब्रोकिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड, क्रेडिट, इंश्योरेंस भी ऐड कर रहे हैं ये। इसके अलावा पैन इंडिया रीच है, 98% पिन कोड यहाँ पर इन्होंने कवर किए हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बैकिंग है सत्य नडेला, टाइगर ग्लोबल, वाई कॉम्बिनेटर से। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री है, एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। अगर हम रिस्क या नेगेटिव्स की बात करें तो OFS हैवी IPO है, 85% जो भी पैसा ये जुटा रहे हैं वो OFS यानी कि इनके प्रमोटर्स के पास जाएगा और OFS का जो पैसा होता है वो कंपनी को नहीं मिलता है, इनके प्रमोटर्स को मिल जाता है। तो OFS हैवी IPO है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस से रेवेन्यू है वो 84% है और यहाँ पर कोई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह चेंज होते हैं या फिर कुछ चेंजेस आते हैं तो इनके रेवेन्यू पर यहाँ पर ये डेंट कर सकते हैं। तो मार्केट वॉल्यूम पर इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर है। मार्केट साइकिल पर भी इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, बेयर मार्केट या टैक्स हाइक होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस में इसका असर दिखता है। इसके अलावा टफ कंपटीशन है ज़ीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक से। इसके अलावा साइबर रिस्क भी यहाँ पर एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन को एग्जीक्यूट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? अगर हम लिस्टिंग इन की पहले बात करें तो यहाँ पर मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी खासी लिस्टिंग इन होने की संभावना है, करीब 60 to 20% लिस्टिंग इन यहाँ पर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग GMP है, हाइप भी बनी हुई है एंड सेक्टर लीडर है तो अच्छी लिस्टिंग इन हो सकती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 50% से भी ऊपर लिस्टिंग इन हो जाए तो उसके चांसेस थोड़े से कम हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। कंपनी को डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो ब्रोकिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा है और वहां पर अगर रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो इनके बिजनेस पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यूजर बेस अच्छा है तो मोनेटाइजेशन करने के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना यहाँ पर अर्जेंसी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूंगा यहाँ पर मीडियम रिस्क है, मार्केट लीडर है लेकिन कॉम्पिटिशन काफी स्ट्रॉन्ग है, रेगुलेटरी टाइटनिंग एंड हाई OFS यहाँ पर कंसर्न है। अब यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग इन के लिए जरूर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो लगातार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को मॉनिटर करना होगा। इसके अलावा जो
सेबी के रेगुलेशंस हैं उस पर भी आपको नजर रखनी होगी, और उसके बाद ही यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और जो भी मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप खुद रिसर्च कीजिए या फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही इस आईपीओ में अप्लाई कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।